गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है, एक सेकंड बच्चे होल्ड करिएगा। हेलो, हेलो। हाँ, 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 क्लास में हूँ अभी। कहाँ है तू? तो कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो मुझे कॉल कर दियो, मैं क्लास उसी टाइम बंद कर दूंगा, फिर मैंने अभी स्टार्ट करी है बस। चलिए ठीक है, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ फिर से। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल अब ठीक है यहाँ पर। चलिए बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका अभी जो टॉपिक चल रहा है, हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट की, ठीक है। और आज की क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास आज की नहीं रखेंगे। तो थोड़ा सा पार्ट अभी रेफ्रिजरेंट में आपका बच जाएगा, उसे नेक्स्ट क्लास को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और आज आपका थर्सडे है। फ्राइडे मैं छुट्टी पर रहूँगा, और सैटरडे आपकी क्लास होती नहीं है, मंडे आपकी क्लास होती नहीं है, संडे आपकी ऑलरेडी छुट्टी रहती है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी, ये आपकी मंगलवार को होगी, ठीक है। चलिए, तो बच्चे आज हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, ठीक है। चलिए, तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। काफी डिटेल में जाकर चीजें हमने कवर की हैं, और इतना आपके एग्जाम के लिए काफी होगा, ठीक है। इससे ज्यादा डेप्थ में एग्जामिनर कभी जाता नहीं है, ठीक है। तो अपन लोग भी सिर्फ इतना ही सिलेबस रखेंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के लिए, ठीक है। और आज हम बात करेंगे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बेसिक बता चुका हूं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का, कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्यों यूज किए जाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ही होगा, ठीक है। आप लोग ही मुझे बताइएगा कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल यानी कि इनका यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक एक करके मुझे बताना स्टार्ट करो, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोगों को अभी भी याद है कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही। चलिए, वेरी गुड। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट कूलिंग के लिए, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं इनसे डायरेक्ट कूलिंग कर ली जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होते हैं इनसे डायरेक्ट कूलिंग हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रीजन मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन होता क्या है कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जिन्हें पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से हम कूल करते हैं, ठीक है। और फिर जहां पर कूलिंग हमें करनी होती है वहां पर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हमारे पास हैं, ठीक है, जिन्हें हम पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हमारा पानी होता है, ठीक है। वाटर की हम बात करते हैं, ब्राइन की हम बात करते हैं, और आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि ब्राइन होता क्या है, ठीक है। पानी में जब नमक को मिला दिया जाता है इसे हम कहते हैं ब्राइन,
और ऐसा करने से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पानी के फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर और कम हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम इसमें मिला देते हैं नमक को, ठीक है, और यही हमारे कहलाते हैं ब्राइन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्लास हमारी जो थी इसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो सबसे पहली क्लास हमारी थी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट जिन्हें पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल कर लिया जाता है, ठीक, और फिर जहां पर कूलिंग हमें करनी होती है वहां सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का यूज करके हम इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो इसमें हमारा पानी और ब्राइन आ जाता है, ठीक है। ब्राइन मैंने आपको भी बताया कि पानी में जब नमक को मिलाते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है ये अच्छा खासा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं हमारे ब्राइन, ठीक है। अगर ब्राइन की हम बात करेंगे तो इसमें हम बेसिकली यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्राइन की तरह किसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। तो अगर हम बात करें ब्राइन की तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल ब्राइन की तरह सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड ब्राइन और कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन, ठीक है। चलिए तो बच्चे हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की, और मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे रेफ्रिजरेंट जिन्हें पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल करते हैं और फिर जहां पर हमें कूलिंग करनी होती है वहां पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का। बात आती है कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको बहुत सारे रेफ्रिजरेंट बताए हैं, ठीक है। इसमें से मैंने आपको बताया कि कुछ टॉक्सिक होते हैं यानी कि जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं यानी कि इनसे खतरा बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, और इसकी हमें सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या इस बिल्डिंग की एयर कंडीशनिंग हम करना चाहते हैं, तो क्या हम यहाँ पर ऐसे रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करेंगे जो टॉक्सिक होगा? नहीं, ऐसे रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राइन का। द टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एयर कंडीशनिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। जहरीले रेफ्रिजरेंट का उपयोग आवासीय भवनों के एयर कंडीशनिंग के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम यूज करते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। या कोई ऐसी स्पेस है जहां पर हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा है, कॉस्टली है, ठीक है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का ही खर्चा इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा रेफ्रिजरेंट का खर्चा होगा कि जितना हमने पूरा सिस्टम लगाया होगा या जिस स्पेस की हम कूलिंग कर रहे हैं, जिस चीज को हम बचाना चाहते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा हमने रेफ्रिजरेंट ही खर्च कर दिया। तो ऐसी जगह पर हमें यूज करना पड़ता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, क्योंकि पानी में नमक मिलाना ये कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी इस चीज की। आप पानी यूज कर रहे हो या पानी में नमक मिलाकर यूज कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा महंगा रेफ्रिजरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? Similarly, the amount of refrigerant for the circulation in a big cold storage would be so large that its cost may be comparable with the refrigeration system. इसी तरह एक बड़े कोल्ड स्टोरेज में सर्कुलेशन के लिए रेफ्रिजरेंट की मात्रा इतनी बड़ी होगी कि इसकी लागत रेफ्रिजरेशन सिस्टम के साथ तुलनीय हो सकती है, ठीक है। यानी कि हमारे सिस्टम की जो कॉस्ट है और उसमें जो हम रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ये दोनों ही बराबर हो गई। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट का क्या फायदा, ऐसे रेफ्रिजरेंट से कूलिंग करने का क्या फायदा होगा? तो यहां पर हम यूज करते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, क्योंकि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट काफी सस्ते होते हैं, ये महंगे नहीं होते हैं, ठीक है। और होते क्या हैं? ऐसे रेफ्रिजरेंट जिन्हें पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से हम कूल करते हैं और फिर जहां पर हमें कूलिंग करनी होती है डिजायर प्लेस पर अपने, हम यूज कर लेते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। क्लियर हुआ? दोनों पॉइंट क्लियर हुए, ठीक है। जो बहुत ज्यादा जहरीले हैं इन्हें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को कूल करेंगे जहरीले वाले से और फिर जहां पर कूलिंग करनी है वहां पर सेकेंडरी यूज कर सकते हैं। या रेफ्रिजरेंट बहुत महंगा है और बहुत बड़ा सिस्टम हमें ठंडा करना है तो वहां पर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी रेफ्रिजरेंट की। भाई फ्रीज है, एसी है, छोटे से स्पेस की कूलिंग करते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो बच्चे अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द चीपर ग्रेड सुटेबल कूलिंग मीडियम सच एज वाटर, ब्राइन, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ये सभी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष शीतलन के लिए सस्ता ग्रेड उपयुक्त शीतलन माध्यम जैसे पानी,
सोडियम क्लोराइड का ब्राइन घोल या कैल्शियम क्लोराइड आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में हम किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, और साथ ही साथ ब्राइन सॉल्यूशन, और ब्राइन सॉल्यूशन में भी आप क्या जाते हैं, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, पानी का या सोडियम क्लोराइड ब्राइन का या कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन का, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं या नहीं होते हैं? बहुत इजी है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तो आपके डाउट यहाँ पर कम से कम होने चाहिए। ठीक है, इवन डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई लंबा चौड़ा डाउट आपको आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से सब्जेक्ट को उठाया गया है और एक एक करके हर पॉइंट को रिलेट करते चल रहे हैं, और एग्जाम में आप बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व करके आओगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो बच्चे अगर हम बात करें कि कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं, तो ये बाय नेम आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। तो बच्चे अगर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की हम बात करेंगे तो इसमें पानी बिल्कुल होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ब्राइन बिल्कुल होगा, कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन बिल्कुल होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ ही साथ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में कौन कौन से आते हैं? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में पानी आता है, सोडियम क्लोराइड ब्राइन आता है, कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन आता है, इथाइलिन ग्लाइकोल आता है और साथ ही साथ प्रोपिलीन ग्लाइकोल, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चे, इसमें जो लास्ट के दो नेम है ना, इसमें जो ये लास्ट के दो नेम दिए गए हैं, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में भी। ये लास्ट के जो दो नेम है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ में क्या है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा कि ये आपके होते हैं एंटी फ्रीज। ये होते हैं एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज क्या होते हैं, क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर में इस पॉइंट पर भी आएंगे, लेकिन याद रखिएगा इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो होते हैं ये क्या होते हैं, एंटी फ्रीजर। राइट वर्ड यहाँ पर होगा एंटी फ्रीजर, इन्हें हम कहते हैं एंटी फ्रीजर। ठीक है, ये क्या होते हैं, एंटी फ्रीजर होते हैं। एंटी फ्रीजर क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अगर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की हम बात करते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में आपका होता है पानी होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में सोडियम क्लोराइड ब्राइन होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में, और साथ ही साथ इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल हम करते हैं एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और लास्ट के आपके जो दोनों हैं यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये कहलाते हैं एंटी फ्रीजर। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाते हैं आपके सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो कि कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बच्चे फिर एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेंट क्या करता है। तो सबसे पहले हमारे पास पानी है, ठीक है, पानी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, लेकिन पानी के साथ एक समस्या होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है तो यह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ज़्यादा नीचे जाने की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से नीचे चोकिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि जितनी भी पाइपलाइन वगैरह हैं ये इन सभी में पानी जमा हो जाएगा और पानी का बहाव रुक जाएगा और हम कूलिंग नहीं कर सकते हैं। इवन अगर पानी पूरा सोलिडिफाई हो गया तो हमारी पाइपलाइन वगैरह भी फट सकती है। ठीक है, तो water is universally used as secondary refrigerant when the required temperature to be maintained is above freezing point of water। ठीक है, तो जहां पर हमें 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक की कूलिंग की बात करनी है, यानी कि 1 पर करनी है, 2 पर करनी है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस तरह से अगर हमें 0 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा पर कूलिंग करनी होती है तो वहां पर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए एयर कंडीशनिंग प्लांट में और इंडस्ट्रियल कूलिंग इंस्टॉलेशन में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, पानी को सार्वभौमिक रूप से द्वितीयक प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब बनाए रखने के लिए आवश्यक तापमान पानी के हिमाक बिंदु से ऊपर रहता है, यानी कि जहां पर
0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक की कूलिंग की हम बात करते हैं तो वहां पर पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल कर सकते हैं, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इसका उपयोग हम एयर कंडीशनिंग में और साथ ही साथ औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए पानी के बाद बच्चे बात आती है ब्राइन की। ब्राइन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश में ब्राइन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमें याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला ब्राइन होता क्या है, हमारे दिमाग में पहली चीज यही आनी चाहिए कि ब्राइन होता क्या है। तो पानी में जब नमक को मिला दिया जाता है इसे ही हम कहते हैं ब्राइन। इस चीज को याद रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राइन क्या होते हैं। ठीक है, तो पानी में जब नमक को हम मिलाते हैं इसे हम कहते हैं ब्राइन। ब्राइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, यानी कि पानी में जब नमक को हम मिलाते हैं इसे ब्राइन कहा जाता है। फिर बात आती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा घोल क्यों तैयार किया जाता है। तो बच्चे ऐसा करने से क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जब पानी को हम एज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट या प्राइमरी भी यूज करें तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे नीचे कूलिंग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी में डालेंगे नमक और नमक डालने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा कम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड अगर हम पानी में मिलाते हैं इन्हें मिलाने से बनेगा ब्राइन, और ब्राइन वो होता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, इसका जो ओरिजिनली फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा इससे कम हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ब्राइन पानी में नमक का घोल है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, इट मे बी नोटेड दैट व्हेन ए सॉल्ट इज मिक्स्ड इन वाटर देन द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लोअर देन दैट ऑफ द वाटर। ठीक है, जब इसमें नमक को घोला जाता है, जब इसमें सॉल्ट को घोला जाता है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो रहा होगा उससे कम हो जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान दिया जाता है कि जब नमक को पानी में मिलाया जाता है तो घोल का जमने का तापमान पानी की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी के पॉइंट है। चलिए तो बच्चे ये जो पानी में हम जो नमक को मिलाते हैं इसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो पानी में आप नमक को मिलाते हो या किसी और चीज में दूसरी चीज को ऐड करते हो, जैसे मैं कहूं कि पानी में चीनी को भी ऐड कर रहे हो तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और हिंदी में से बोला जाता है सांद्रता। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं सांद्रता। ठीक है, तो पानी में जब हमने नमक मिलाया तो ये क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलयन में नमक के द्रव्यमान को विलयन के द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पानी में नमक को ऐड करते जाएंगे, और इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से इस चीज को लिखा जाता है। बाकी सिर्फ वर्ड याद रखो क्या होती है, ये सारा केमिस्ट्री का पार्ट होता है, हमारे किसी भी काम का नहीं है। बस आपको ये वर्ड पर फोकस करना है कि जैसे जैसे आप पानी में नमक को डालते जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी, यानी कि इसकी सांद्रता, नमक की सांद्रता पानी में इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो वर्ड यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, द मास ऑफ द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहली बात, ब्राइन होते क्या है, पानी में जब नमक को डालोगे कहलाते हैं ब्राइन। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हो जाता है कम, और ये क्या कहलाती है, पानी में नमक को जब डालते हैं तो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नमक डालते जाएंगे तो नमक की कॉन्सेंट्रेशन पानी में इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, विलयन की सांद्रता वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक आसान सा क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, सोडियम क्लोराइड अथवा कैल्शियम क्लोराइड को जल में मिलाने पर उसका जमाव बिंदु हो जाता है क्या। ठीक है, व्हेन वी ऐड कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड इन वाटर देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर विल। ठीक है, इंग्लिश में मैं थोड़ा सा इसे लिख देता हूं। ठीक है, क्या कहता है, व्हेन वी ऐड व्हेन वी ऐड व्हेन वी ऐड कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड
और सोडियम क्लोराइड इन वाटर then its freezing temperature will ठीक है। जब हम सोडियम क्लोराइड को आपका जो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, इसे हम मिलाते हैं पानी में, तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है यह कम हो जाता है, यानी कि डिक्रीजेस। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, या नो इफेक्ट, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, ठीक है। और ये कहता है पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीजेस and after that decreases चलिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस अच्छे क्वेश्चन से एक अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर और बना सकता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर चाहेगा कि भाई ये क्वेश्चन बच्चों का सोल्व नहीं होना चाहिए, तो इसमें वो अपना थोड़ा सा दिमाग और लगा सकता है, ठीक है। ज्यादा नहीं लगाएगा, क्योंकि ज्यादा लगाएगा तो फिर क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो पाएगा। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, बहुत तेज होता है। एग्जामिनर कोई सीधा आदमी नहीं होता है, उसका सारा जीवन लगता है बच्चों को कंफ्यूज करने में, परेशान करने में, कि कहाँ बच्चों को फंसाया जा सकता है, वो क्या करे कि बच्चा क्वेश्चन सोल्व ना कर पाए। कुछ लुभावने लालची क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है, जिन्हें आप कर ले जाते हैं, ठीक, और आप खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रखता है कि आपको वो फंसा ले। चलिए, ये क्वेश्चन आसान है, मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर उसने अगर एक ऑप्शन और डाल देता, ठीक है, अगर एग्जामिनर यहां पर एक क्वेश्चन और डाल देता, क्या कि फर्स्ट डिक्रीजेज एंड आफ्टर दैट इंक्रीजेज, ठीक है, तब हमारा ई ऑप्शन सही होता, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां पर एक ऑप्शन और डालता, मैं एग्जामिनर होता, तो मैं ऐसा बिल्कुल कर देता, ठीक, और मैंने किया भी है काफी, ठीक है। अपने मास्टर के टाइम पर मैंने बहुत क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, और मैं ऐसे कारनामे करता था उस टाइम पर। तो बच्चे, एक ऑप्शन और यहां पर एग्जामिनर बना सकता है, क्या कि फर्स्ट डिक्रीजेस एंड आफ्टर दैट इंक्रीजेस। तो ऐसा नहीं है भैया कि पानी में आप नमक डालते जाओगे, नमक डालते जा रहे हो, नमक डालते जा रहे हो, ठीक है, नमक डालते गए, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हमेशा ही डिक्रीज करता जाएगा। नहीं, एक पॉइंट तक फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और उसके बाद यह इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो इन दैट केस ई पार्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उस केस में हमारा ई पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि डिक्रीज करता रहेगा, एक टाइम आने पर यह इंक्रीज करना भी स्टार्ट कर सकता है। चलिए, अब एक टेम्परेचर और देखिएगा, क्या है, यूटेक्टिक टेम्परेचर या यूटेक्टिक तापमान, ठीक है। एक पॉइंट और देखिएगा, क्या यूटेक्टिक टेम्परेचर या यूटेक्टिक तापमान क्या होता है। व्हाट इज यूटेक्टिक टेम्परेचर या यूटेक्टिक तापमान, ठीक है। यूटेक्टिक टेम्परेचर, और यहीं से वर्ड निकल कर आता है यूटेक्टिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यूटेक्टिक कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चे, अभी मैंने आपको बताया कि पानी में जब हम नमक डालते रहेंगे, ठीक है, पानी में नमक डालते गए, तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर नमक का जब एडिशन कर रहे हो अमाउंट में, ठीक है, एक निश्चित मात्रा का जब नमक पानी में मिला रहे हो, उस तक यह डिक्रीज करेगा, उसके बाद यह इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो वह टेम्परेचर जिस पर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, उसे हम कहते हैं यूटेक्टिक टेम्परेचर। और यह नमक हमने जो डाला होगा, यह सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, यह कहलाती है यूटेक्टिक कॉन्सेंट्रेशन। मैंने आपको क्या बताया कि पानी में जैसे जैसे आप नमक डालते जाओगे, पानी में आप नमक डालते जा रहे हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता रहेगा।
और एक टेम्परेचर तक यह डिक्रीज करेगा और फिर इसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ठीक है, यहाँ यानी कि मान लिया मैंने कहा कि इस टेम्परेचर पर फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक है, यानी कि यह तापमान सबसे कम है, ठीक है, इस बिंदु पर तापमान सबसे कम है, ठीक है। तो इस पर नमक की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इसे हम कहेंगे यूटैक्टिक सांद्रता या यूटैक्टिक कॉन्सेंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर पर यह हमें मिलेगा यह कहलाता है यूटैक्टिक टेम्परेचर। तो द पॉइंट एट विच द फ्रीजिंग टेम्परेचर इज मिनिमम इज नोन एज द यूटैक्टिक टेम्परेचर एंड द कॉन्सेंट्रेशन एट दिस पॉइंट इज नोन एज यूटैक्टिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जिस बिंदु पर ठंड का हम बोल सकते हैं या फ्रीज होने का हम बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड रहेगा, फ्रीज होने का यानी कि जमने का, यानी कि जमने का, जमने का वर्ड यूज करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जिस बिंदु पर जमने का तापमान न्यूनतम होता है उसे यूटैक्टिक तापमान के रूप में जाना जाता है, और इस बिंदु पर सांद्रता को यूटैक्टिक सांद्रता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर जो होगा यूटैक्टिक टेम्परेचर होगा, और जो कॉन्सेंट्रेशन होती है यह होती है यूटैक्टिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्लियर हुआ? बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक ये बातें आपको समझ में आती हैं? ठीक है, यहां तक एक बार मुझे बताओ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आती हैं? चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। ब्राइन का हिमांक तापमान जिस तापमान पर सबसे कम होता है वह तापमान कहलाता है, ठीक है। द पॉइंट, चलिए ऐसे करते हैं, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, और मिलेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि बीच में इंटरनेट गड़बड़ कर गया और ये नहीं पता चलेगा मुझे कि क्लास आपकी रुकी कहाँ है। ठीक है, फिर ये लास्ट क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं एक बार चेक कर लूंगा कि कहाँ कहाँ बीच में गड़बड़ हुई है, और फिर उसके आगे का तब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर रखते हैं आज की क्लास को यहीं पर और मिलेंगे अगली क्लास में, और मैं एक बार चेक कर लूंगा कि कहाँ क्लास आपकी रुकी थी। हाँ बच्चे, वो मैंने देख लिया है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली मुलाकात हमारी जो होगी ये होगी मंगलवार को, ठीक है, ट्यूसडे को अपनी क्लास रखेंगे। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं फिर मंगलवार।